स्वागत है आप सभी को रेस सीरीज के वीडियो लेक्चर में। हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर की फर्स्ट वीडियो लेक्चर को काफी अच्छे तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज का ये वीडियो लेक्चर पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर में किस प्रकार से फार्मिंग होती है, उसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं शुरू। मेरा नाम है निशांत, आप देख रहे हैं लर्निंग कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आपको रिकेप करा देता हूं कि फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पालमपुर क्या है, उसकी थीम मैंने बताई थी कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं, और मैं आपको बताया था कि इस चैप्टर को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम लोग इससे फार्मिंग एक्टिविटी और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी और जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन उसे अपने लाइफ से रिलेट कर सके, अपने कंट्री लेवल से रिलेट कर सके, ना कि बस पालमपुर लेवल तक ही समझें। और उसके बाद मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन किन फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। वो 4 फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, जिसे मैंने एक स्टोरी के फॉर्म से काफी अच्छे तरीके से आपको बताया था। जो 4 फैक्टर हैं, पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा फिजिकल कैपिटल जो कि 2 टाइप के हैं, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, और चौथा ह्यूमन कैपिटल। ये सारा सब कुछ हम लोग फर्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो आज का ये सेकेंड लेक्चर है, तो हम लोग सबसे पहले देख लेंगे अपने लेक्चर ओवरव्यू को कि आज की इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे फार्मिंग इन पालमपुर में, पालमपुर के फार्मिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम लोग देखेंगे लैंड के बारे में कि पालमपुर में क्या लैंड है, फिक्स्ड है या अनफिक्स्ड है, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे कि किस प्रकार से फार्मर के बीच में बटा हुआ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मेथड ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, इंक्रीज प्रोडक्शन कैसे किया जाता था पालमपुर में। और आपको बस पालमपुर ना सोच के आपको हर जगह यही सोचना है कि कैसे प्रोडक्शन को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, वो मेथड को हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो हम लोग सब कुछ करेंगे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, मान लीजिए कि अगर आपके पास एक मशीन है, ठीक है, मान लीजिए चपाती मेकर मशीन है, ठीक है, वो 1 घंटे में 100 रोटी ही बनाती है, ठीक है। अगर आप उसमें प्रेशर लगा के या मान लीजिए और कुछ करके हल्का चेंजमेंट करके आप 200 चपाती आप 1 आवर में निकाल पाते हो उससे, तो उससे क्या होगा कि आप ज्यादा इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन इंक्रीज तो कर रहे हो, क्या वो फिर लंबे समय तक टिक पाएगी, क्या वो सस्टेन कर पाएगी? ये बात है कि अगर लैंड का कैपेसिटी जो है वो है 100 क्विंटल पर हेक्टेयर निकालने प्रोड्यूस करने का, सपोज मैंने किया कि 100 केजी जो है प्रोड्यूस करने का, 100 क्विंटल, ठीक है, 1 हेक्टेयर से 1 ईयर में, वहीं आप उससे 500 क्विंटल निकाल रहे हो, वो भी 1 ही हेक्टेयर से 1 ही साल में। तो इससे आप क्या 5 गुना आप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हो। तो आपने प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, क्या उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। उसी मेथड को हम लोग इस में पढ़ेंगे, इंक्रीज प्रोडक्शन थ्रू फिक्स्ड लैंड में। और जो हम लोग मेथड यूज करेंगे उसका क्या साइड इफेक्ट है, क्योंकि जानते हैं कि अब सारा सब कुछ का कुछ ना कुछ नुकसान होता है। तो हम लोग उतना प्रोड्यूस करेंगे तो क्या लैंड सस्टेन कर पाएगी, क्या लैंड रह पाएगी, टिक पाएगी, उसी को हम लोग देखेंगे। ये तीनों चीज हम लोग देखेंगे लेक्चर 2 में, और भी लेक्चर 3 में हम लोग फार्मिंग इन पालमपुर को कंटिन्यू करके रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फार्मिंग इन पालमपुर में। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। 75% ऑफ पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। बताया जा रहा है कि जो 75% जो पीपल हैं वो फार्मिंग ही करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि
जो है मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है, वो है फार्मिंग। उसके अलावा जितने भी एक्टिविटी है उसे कहा गया है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। और ये जो 75% लोग हैं ये अपने जीवन फार्मिंग पर ही डिपेंडेंट है। अगर फार्मिंग होगा तब तो उनका जीवन व्यतीत होगा, तब उनकी अर्निंग होगी। तो अब ये मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दिया फार्मिंग इन पालमपुर से। अब मैं लैंड और उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज फिक्स्ड। पालमपुर में जो लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन के लिए था वो एक फिक्स्ड था। सिंस 1960 in Palampur there has been no expansion in land। 1960 से ही पालमपुर में तब से लेकर आज तक लैंड एरिया का कल्टीवेशन जो होता है उसका लैंड एरिया कल्टीवेशन के लिए अभी तक नहीं बढ़ा, वो फिक्स का फिक्स है। अब देखेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को कि किस प्रकार से पालमपुर में बटा हुआ है लैंड एरिया। इन पालमपुर अबाउट 1/3 of 450 families are landless। पालमपुर में 150 फैमिलीज जो हैं वो लैंडलेस हैं। उसमें ज्यादातर क्या है, दलित हैं। कौन है, दलित, जिसको SCS भी कहा जाता है। 240 families cultivate a small plot of land less than 2 hectare in size। और 240 ऐसे फैमिली हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है। और फिर 60 फैमिलीज ऐसे हैं जो कि मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है। कुछ फार्मर के पास 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा लैंड है। तो ये सारा सब कुछ आपको याद रखना है कि 150 फैमिली ऐसे हैं जिनके पास लैंड ही नहीं है। तो बचा 300 फैमिली, और 300 में 240 फैमिली ऐसे हैं जिनके पास ओनली 2 हेक्टेयर से भी कम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सपोज कीजिए ये 2 हेक्टेयर, ये सारा बॉक्स जो है ये 2 हेक्टेयर से कम का है। तो ये सारा जो है ये 240 फैमिलीज का है। और उसके बाद 60 फैमिली ऐसी है जिनके पास क्या 2 हेक्टेयर से ज्यादा है, ये 2 हेक्टेयर से ज्यादा है। और कुछ ऐसे भी फैमिली है 60 फैमिली में जिनके पास 10 हेक्टेयर है और 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो इस प्रकार सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है। अनयूनिफॉर्मली आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्मली सबके बीच में बटा हुआ नहीं है, इसीलिए आप इसे नॉन यूनिफॉर्मली कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इंक्रीज प्रोडक्शन थ्रू फिक्स्ड लैंड से हम कैसे प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अभी विलेज स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में समझे कि वहाँ किस प्रकार से होता है प्रोडक्शन, कौन कौन से प्रोडक्शन होते हैं, कौन कौन से क्रॉप लगाए जाते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन यानी खरीफ के सीजन में फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा ग्रो करते हैं। और ये प्लांट यूज्ड, और उसका प्लांट जो है वो कैटल फीड यानी जानवरों के चारे के लिए भी यूज किया जाता है। ये किया जाता है जब पोटैटो का कल्टीवेशन हो जाता है, उसके बाद ये किया जाता है कब, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। ये हो गया रेनी सीजन का। अब विंटर सीजन में रबी क्रॉप्स लगाए जाते हैं फील्ड में, इसके साथ वीट लगाया जाता है। और एक पार्ट ऑफ लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड, और उसी में कुछ हिस्सा जो है शुगर केन के लिए भी दे दिया जाता है, जो कि हार्वेस्ट होके हर साल शुगर केन को जैगरी बना के बेचा जाता है। शाहपुर ये क्या है, पालमपुर से नियरेस्ट टाउन है, आप कह सकते हैं इसे टाउन है, नियरेस्ट टाउन है। और नियरेस्ट विलेज कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पालमपुर से नियरेस्ट विलेज कौन है। हाउ आर फार्मर्स एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन ईयर। आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि कैसे ये फार्मर जो है 3 क्रॉप एक ही साल में उगा पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं। कौन कौन से, एक ज्वार बाजरा हो गया, एक दूसरा हो गया पोटैटो, और तीसरा हो गया वीट। फिर आप कहिएगा शुगर केन क्यों नहीं, शुगर केन किया जाता है मिक्स्ड फार्मिंग में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ऐसा वहाँ के फार्मर इसलिए कर पाते थे क्योंकि
उनके पास जो था वेल इरिगेशन सिस्टम था, वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम था, इसलिए वो आसानी से इरिगेशन कर पाते थे। जगह जगह ट्यूबवेल्स था तो अच्छा क्रॉप प्रोड्यूस होता था। अब आता है मेथड ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। आपको साथ साथ इसके नोट्स भी बनाना है, आप वीडियो लेक्चर्स को देख देख के नोट्स भी बना लें। अब आता है मेथड ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को इंक्रीज किस मेथड से किया जा सकता है? तो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में 2 मेथड बताए गए हैं, एक मल्टीपल क्रॉपिंग और दूसरा मॉडर्न फार्मिंग मेथड, और एक ये है मिक्स्ड फार्मिंग। इन दोनों को मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है ये दोनों में, मल्टीपल क्रॉपिंग और मिक्स्ड फार्मिंग में, और उसके बाद हम लोग देखेंगे मॉडर्न फार्मिंग क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग उसे कहा जाता है कि आप एक साल में 2 या 2 से अधिक, या आप कह लीजिए 1 से अधिक क्रॉप अगर वही लैंड से अगर आप ग्रो करते हो तो उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। जैसे कि पालमपुर के फार्मर्स कहते थे कि वो एक बार लगा दिए पोटैटो, उसके कल्टीवेशन के बाद उन्होंने लगा दिया, क्या लगा दिया, ज्वार और बाजरा, और उसके बाद उसका कल्टीवेशन हुआ तो उन्होंने लगा दिया रवि क्रॉप। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं एक ही ईयर में एक ही लैंड से वो 2-3 क्रॉप लगा देते थे, उसे कहा गया है मल्टीपल क्रॉपिंग। ये भी एक मेथड है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। और दूसरा मैंने बताया कि मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग जो है वो बस थोड़ा सा डिफरेंस रखता है इन दोनों के बीच में, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। उसका ये अंतर है कि आप एक ही साथ 1 से अधिक क्रॉप लगाते हैं एक ही समय में, एक ही लैंड में एक ही साथ अगर आप 1 से अधिक क्रॉप लगाते हैं तो उसे मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है। जैसे कि लोग क्या करते थे, ज्वार या बाजरा लगाए, उसी के साथ साथ शुगर केन भी लगा दिए, तो वो हो गया मिक्स्ड फार्मिंग। तो उससे भी प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट होता है। अब दूसरा मेथड हम लोग देखेंगे मॉडर्न फार्मिंग मेथड। इसमें हम लोग पेस्टिसाइड्स, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, ये सारा सब कुछ यूज करते थे। अब मॉडर्न फार्मिंग से ही समझ जाइएगा कि मॉडर्न में अभी क्या यूज करते हैं, ज्यादातर केमिकल्स ही यूज करते हैं। नेचुरल मैन्योर तो बहुत कम, ना के बराबर यूज होता है। इट इज अदर वे टू इंक्रीज मोर प्रोडक्शन का ये दूसरा तरीका है बाय यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड फॉर हायर यील्ड्स। यील्ड्स मतलब इसका मतलब होता है कि प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन हुआ, तो ज्यादा प्रोडक्शन के लिए ये भी एक बेनिफिशियल मेथड है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड, ये ग्रीन रेवोल्यूशन से स्प्रेड हुआ पूरे इंडिया में। तो देखेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, कब स्टार्ट हुआ। इन लेट 1960 इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर्स, इंट्रोड्यूस किया गया कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस के लिए यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स ऑफ सीड्स, HYV सीड्स जिसको आप लोग कहते हैं, उसी का ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया जिसमें कल्टीवेशन ऑफ व्हीट और राइस को कल्टीवेट हाई यील्ड HYV सीड्स के द्वारा किया जाने लगा। उसी को ये पूरे इंडिया में स्प्रेड हो गया। कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीड जो लगाए जाते थे व्हीट और राइस के लिए, उसके मुकाबले ये जो HYV सीड्स है ये प्रोड्यूस बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ ग्रेन प्रोड्यूस करता है, वो भी सिंगल प्लांट से ही। तो वेयर, आपके मन में एक और सवाल आया होगा कि वेयर डिड मॉडर्न फार्मिंग मेथड फर्स्टली ट्राई आउट, कहाँ पे इंडिया में सबसे पहले ये किया गया था? तो ये सबसे पहले किया गया था पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये तीनों आपको याद रखने की कहाँ पे ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है ट्रेडिशनल सीड और HYV सीड्स में। HYV सीड्स ज्यादा ग्रेन प्रोड्यूस करता है तो उसके पीछे कुछ कारण होगा, इसीलिए वो ज्यादा, तो इसीलिए हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं। पहला, इट इज यूज्ड
टिल मिड 1960 तक ही इसका ज़्यादा यूज था ट्रेडिशनल सीड का, क्योंकि मिड में ही आ गया ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसके कारण HYV सीड्स फ्लोरिश हो गया। तो ये कब यूज होने लगा? 1960 के मिड के बाद से। इट नीडेड लेस इरिगेशन, इसके लिए लेस इरिगेशन चाहिए और इसके लिए प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी बहुत सारे वाटर चाहिए। फार्मर यूज्ड काउ डंग एंड नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल करते थे और इसको रिक्वायर होता था केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड बेस्ट प्रोडक्शन के लिए। और चौथा पॉइंट क्या है? फार्मर डजंट रिक्वायर मोर मनी इन हैंड, ज़्यादा पैसे की जरूरत, क्योंकि सारा कुछ नेचुरल मैन्योर लगा देते थे, काउडंग लगा देते थे फर्टिलाइजर के रूप में, तो उनका पैसा भी बच जाता था इसलिए, और पानी भी कम लगता था तो इससे पैसा भी बचता था। लेकिन इसमें ज़्यादा पैसा लगता था क्योंकि फर्टिलाइजर, केमिकल, ये सारा सब कुछ खरीदना पड़ता था। पांचवा पॉइंट है ये प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ ग्रेन करता था, जो इसका मेन इफेक्ट था, और ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्रेन प्रोड्यूस करता था, इसीलिए ये सारी जगह HYV सीड जो है फ्लोरिश हो गया। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हाउ HYV सीड प्रोड्यूस मोर ग्रेन देन द ट्रेडिशनल सीड्स इन पालमपुर में किस प्रकार से ट्रेडिशनल सीड्स के मुकाबले ज़्यादा HYV सीड्स ज़्यादा प्रोडक्शन करता था। आपको एक एग्जांपल से बताना है, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जो आपके NCERT के बुक में कि पालमपुर में जो वीट ग्रोन किया जाता था ट्रेडिशनल सीड से, वो पर हेक्टेयर में 1300 kg था, लेकिन जब वहीं HYV सीड्स लगाया गया तो वहीं आ गया 3200 kg, यानी 2.5 गुना, यानी 2.5 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बेनिफिशियल है। तो क्या हम इसमें केमिकल, उसमें बहुत सारा फर्टिलाइजर केमिकल से क्या लैंड टिक पाएगा? वही हम लोग जानेंगे इसमें कि विल द लैंड सस्टेन। ग्रीन रेवोल्यूशन एसोसिएटेड विथ लॉस, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या लाया? लॉस ऑफ सॉइल फर्टाइलिटी, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल के कारण जो है सॉइल का फर्टाइलिटी लो होने लगा। और ऑल्सो यह भी हुआ कि ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल्स इरिगेशन के लिए निकाला गया, तो उसके कारण वाटर टेबल में डिप्लेटेशन घटाव हुआ। और ये जो है नेचुरल रिसोर्स जो है ये एक बार डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ये काफ़ी मुश्किल से फिर वापस उतना प्रोड्यूस हो पाता है, क्योंकि ये सालों लेता है फिर रिबिल्ड होने में, फिर से बनने में। लैंड अगर आप एक लेयर थाउजेंड्स ऑफ ईयर के बाद बनते हैं तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट होगा अगर एक बार हम लोग लैंड को इनफर्टाइल कर देंगे। तो इसी के साथ साथ हम लोगों ने आज के सेकेंड लेक्चर को भी काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया है। तो मिलते हैं अपने थर्ड वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑलवेज बी स्माइलिंग।